गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बेटा। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बेसिकली ये चैप्टर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है और आज की इस क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी माइनर और मेजर कॉन्सेप्ट्स को विद इन 15 to 20 मिनट्स में हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टर्म जिसका नाम है बेटा पॉलिनोमियल। जब भी मैं इस पॉलिनोमियल को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं तो मुझे इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि पॉलिनोमियल बेसिकली अपने आप में एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर हमें टर्म्स की फॉर्म में बहुत सारे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट देखने को मिलते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं इन तीन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू जिन्हें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस दुनिया की सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम एज अ पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे? नहीं बेटा, उन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को एज अ पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाता है जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में अवेलेबल वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या होती हैं? एक होल नंबर होती हैं। इट मींस जिन एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर नहीं होंगी उन्हें हम कभी भी एज अ पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता है आपको कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड की जाए और उसमें जितने भी वेरिएबल अवेलेबल हैं उनकी पावर्स कभी नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती हैं, कभी फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकती हैं, कभी रेशनल नंबर भी हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में कभी भी आप उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एज अ पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। पॉलिनोमियल का सबसे स्पेशल फीचर यही है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल अवेलेबल होंगे उन सभी वेरिएबल्स की पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। इस बात को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैंने यहां पर तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसीडर कर रखी हैं। आइए चेक करते हैं कि क्या ये तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं या नहीं। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा 4x² - 3x + 7। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल x है और x की पावर आप ध्यान से देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म में 2 है और सेकंड टर्म में 1 है। 2 और 1 दोनों बेटा होल नंबर होते हैं, इसलिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बहुत ही आसानी से पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन ने इस डिफिनीशन को, इस कंडीशन को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लिया जो पॉलिनोमियल के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की। इस सेकंड एक्सप्रेशन में बेटा x³ + 2y लिखा हुआ है। x और y यहां पर दो वेरिएबल अवेलेबल हैं। x की पावर बेटा 3 है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में y की पावर 1 है। 3 और 1 दोनों होल नंबर्स होते हैं, इसलिए इस एक्सप्रेशन को भी हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तीसरी एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म 5 प्रोवाइड किया गया है। इस कांस्टेंट टर्म को भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे और ये एक विशेष प्रकार का पॉलिनोमियल है जिसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अभी जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको पढ़ाऊंगा आगे या फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की चर्चा करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ये एक कांस्टेंट टर्म है, इस एक्सप्रेशन में ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है और इसे भी हम एक पॉलिनोमियल ही कहेंगे। क्यों कहेंगे इसके रीजन को समझिए। बेटा आप ध्यान से देखिए, अगर 5 को हम लोग 5 × x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। जैसे ही हमने इसे 5 × x की पावर 0 लिखा वैसे ही यहां पर वेरिएबल x आ गया और इस वेरिएबल x की पावर बेटा 0 है और 0 हम सभी को पता है होल नंबर होता है। तो इस एक्सप्रेशन ने भी इस पूरी डिफिनीशन को क्वालिफाई कर लिया, इसलिए हम इस 5 को भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आगे बेटा बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। सर ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जरा बताएंगे क्या आप? बिल्कुल बताएंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम वेरिएबल्स की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो ये प्रोसेस ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल के नाम से जानी जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर रिप्रेजेंट किया है। यहां पर देखिए a की बात करें बेटा तो a इस वेरिएबल x का कोफिशिएंट है और x बेटा वेरिएबल है। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म में बेटा x की पावर n है और सेकंड टर्म में बेटा x की पावर n-1 हो गई। इसी तरह से थर्ड टर्म जब आएगा तो x की पावर n-2 हो जाएगी। इसी तरह से जब फोर्थ टर्म आएगा तो x की पावर n-3 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं वेरिएबल x की पावर यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रिप्रेजेंट की गई है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की। जब भी आप इस तरह से किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। सर ये डिग्री क्या होती है? अरे बेटा वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं पॉलिनोमियल की। जितने भी वेरिएबल अवेलेबल हों किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर या फिर पॉलिनोमियल के अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, उन सबसे हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल की होगी उसे ये एज अ डिग्री कंसीडर कर लिया जाता है। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर कई सारे पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। पहला पॉलिनोमियल बेटा x² + 3x + 2 है। अब यहां देखिए वेरिएबल x है, फर्स्ट टर्म में पावर 2 है, सेकंड टर्म में पावर 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? वेरिएबल की 2। तो यही क्या हो गई बेटा? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सेकंड
पॉलिनोमियल को देखिए, यहां पर बेटा यहां भी वेरिएबल x अवेलेबल है, x की पावर बेटा 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। हमें क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है वेरिएबल की, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है। तो बेटा इसकी हाईएस्ट पावर जब हमने ली तो हमें डिग्री प्रोवाइड हो गई, क्या 3 प्रोवाइड हो गई। ठीक, थर्ड पॉलिनोमियल बेटा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। अब फर्स्ट टर्म में बेटा वेरिएबल की पावर 4 है, सेकंड टर्म में बेटा 3 है, थर्ड टर्म में 2 है और फोर्थ टर्म में 1 है। हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है। तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बेटा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के नाम से भी जाना जाता है। पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन डिग्री और टर्म्स दोनों के बेसिस पे किया गया है। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के अलग टाइप होते हैं और टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के अलग टाइप होते हैं। बेटा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा 1 होती है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा 3 होती है उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपने सब ये पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से 15 to 20 मिनट्स में सारी चीजें रिकैप्चुलेट करवा दे रहा हूं। अब डिग्री मत पूछना, डिग्री अभी भी बताइए। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज सच बी नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन अगर हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया गया है। जिस भी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म अवेलेबल होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। अगर पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स अवेलेबल है बेटा तो उसे हम लोग बायोनोमियल कहेंगे। और अगर 3 टर्म बेटा अवेलेबल है तो उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। और अगर मोर देन 3 टर्म्स अवेलेबल है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर तो उसे हम लोग बेटा पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल के नाम से जानते हैं। डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ और ये टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। अगर 3 से ज्यादा किसी पॉलिनोमियल में टर्म्स अवेलेबल हैं तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल कहते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा बात करते हैं, अब चूंकि सीबीएसई ने सिलेबस को बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर दिया है, बहुत सारे मैंने आपको टाइप्स बताए, लेकिन हमें सिर्फ क्लास 10th में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। इसी के बारे में हमें पूरी स्टडी करनी है, बाकी किसी पॉलिनोमियल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमें पढ़ना है, बहुत ही सिलेबस को मिनिमाइज कर दिया गया है, बहुत थोड़ा सा तो पढ़ना है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आइए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जान लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री के बेसिस पे भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान कर सकते हैं। लेकिन क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कोई जनरल फॉर्म भी होती है? जी हां, बिल्कुल। इस दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अवेलेबल होगा उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देख सकते हैं मैंने यहां पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। एग्जांपल में पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। आप ध्यान से देखें, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये इस फॉर्मेट से पूरी तरीके से मैच होता है। आप कंपेयर करके यहां से a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैंने इस फॉर्मेट से कंपेयर किया इस एग्जांपल को, इस पॉलिनोमियल को, तो हमें बेटा कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी मिली बेटा, a की वैल्यू मिल गई बेटा 4 मिल गई। b की वैल्यू बेटा कंपेयर करने पे कितनी मिल गई, b की वैल्यू बेटा 9 मिल गई। और c की वैल्यू कंपेयर करने में कितनी मिल गई, c की वैल्यू कंपेयर करने पे हमें 5 मिल गई। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो a, b, c की जो वैल्यू ली जाएगी वो बेटा साइन के साथ ली जाएगी। कैसे ली जाएगी, साइन के साथ ली जाएगी। विदाउट साइन आप कभी भी a, b और c की वैल्यूज को नहीं लेंगे। आपको ये बात पता रही होगी बट फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। ठीक, अब इसके बाद बेटा बात करते हैं जीरोज के बारे में। सर जीरोज क्या होते हैं? अरे भाई, वेरिएबल्स की वो सभी वैल्यूज जीरोज में काउंट की जाती हैं जिनको अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर रख दिया जाए या पॉलिनोमियल में रख दिया जाए तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच मेक p ऑफ x 0, ऐसी वैल्यू जिनको आप p ऑफ x में अगर रखें और रखने के बाद सॉल्व करने के बाद p ऑफ x की वैल्यू 0 के इक्वल अगर आ जाती है तो उन वैल्यूज को हम उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोज की तरह ही कंसीडर करेंगे। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा 2 जीरोज होते हैं। पहला जीरो होता है बेटा अल्फा और दूसरा जीरो होता है बीटा। ध्यान रखिएगा, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोज निकलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है, 2 होती है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। हमने पहले जीरो को हमने कहा अल्फा, दूसरे जीरो को हमने कहा बीटा। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें बेटा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसलिए इसके मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। फर्स्ट जीरो को बेटा हमने अल्फा कहा, सेकंड जीरो को बेटा हमने बीटा कहा और थर्ड जीरो को बेटा हमने गामा कहा। आई थिंक आपको यह बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बेटा इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग
ऑपरेशंस ऑफ जीरोज की बात करेंगे। सर जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के भी जीरोज होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी जीरोज होते हैं, तो इन जीरोज का रोल क्या है? इन जीरोज का रोल ये है कि इन जीरोज के साथ में हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। अब ऑपरेशंस में क्या करेंगे बेटा? ऑपरेशंस में हम जीरोज का सम निकालते हैं और जीरोज का प्रोडक्ट निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा जीरोज का जब हम सम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। यहां पर बी क्या होगा और ए क्या होगा? बी और ए, आप ध्यान से देखिए बेटा, बी और ए क्या होगा? बी होगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और माइनस साइन जो आया है वो बेटा इस फॉर्मूले का साइन है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बेटा सी बाई ए। ए आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और अगर हम सी की बात करें बेटा तो सी एज अ कांस्टेंट टर्म इस फॉर्मेट में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? सी बाई ए के इक्वल हो जाएगी। अब इसी तरह अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम या फिर प्रोडक्ट निकालें तो हमें क्या प्रोवाइड होगा बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के सम को बेटा हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी बाई ए। और अगर इसके जीरोज का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें बेटा तो प्रोडक्ट को हम लोग बेटा रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से और इसका प्रोडक्ट होता है बेटा माइनस डी बाई ए के इक्वल। जब भी हमें प्रोडक्ट निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स माइनस डी बाई ए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर डी क्या है? डी बेटा कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी अपना जनरल फॉर्मेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर डी कांस्टेंट टर्म होगा और ए क्या होगा बेटा? ए बेटा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। क्यों मैं ये बात आपको बता रहा हूं? अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट कैसा होता है इस बात को आप समझ लीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बेटा सी एक्स प्लस डी। इस फॉर्मेट में कोई भी पॉलिनोमियल कभी भी आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो बेटा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा। आप देखिए यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? ए है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है। एक्स का कोफिशिएंट सी है और डी क्या है बेटा? यहां पर कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पर जब हमने फॉर्मूला लिखा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स माइनस डी बाई ए, तो डी यहां पर कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है बेटा? ए ध्यान से देखिए, ए इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी बाई ए। इक्वल सी बाई ए। सी क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट होगा, ए क्या होगा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे फॉर्मूले क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं जो जीरोज के साथ में अप्लाई किए जाते हैं, जीरोज का सम फाइंड आउट करने के लिए और जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, कभी कभी आपको बेटा जीरोज का क्या दे देगा? कभी कभी आपको जीरोज का सम प्रोवाइड कर देगा कि भैया जीरोज का सम ये है और जीरोज का प्रोडक्ट ये है, ठीक है। और उस बिहाफ पर क्या पूछेगा आपसे? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जब भी जीरोज का सम दिया हो, इट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तो उस कंडीशन में ठीक है आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। इजीली आपको कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देना है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख देना है, आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल प्रोवाइड हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का बेटा फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता है, हर साल एग्जाम में आता है, इसलिए इससे भी आप पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं है, एक कहा गया कि द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज दिस, देन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज करके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा आगे बात करते हैं, आगे बेटा बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। भैया ग्राफ के बेसिस पर क्या किसी पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट किया जा सकता है या कितने जीरोज होंगे किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल के, क्या इससे हम बता सकते हैं? जी सर बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरह का ग्राफ प्रोवाइड कर देगा और कह देगा कि ग्राफ को देखकर बताइए कि भैया इस पॉलिनोमियल के या फिर दिए हुए पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे या फिर कौन कौन से जीरोज होंगे। तो आप हमेशा इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप एक काम करिएगा, आप सिर्फ ग्राफ में ये देखिएगा
कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, इस पूरी की पूरी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट किया है। जितने पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। आप ध्यान से देखिए बेटा, ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे एक तो यहां कट किया है -5 पर, एक बेटा -2 पर कट किया है, एक बेटा +1 पर कट किया है और एक बेटा +4 पर कट किया है। एक्स एक्सिस को देखना है आपको, वाई एक्सिस को नहीं देखना। तो इन 4 पॉइंट्स पर इस पूरे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे बेटा? मैंने अभी भी बताया कि जितने पॉइंट्स पर कट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, और जिन पॉइंट्स पर कट करता है उन्हीं पॉइंट्स को एज अ जीरोज हम उस पॉलिनोमियल के लिए कंसीडर कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां पर -5 पे कट किया है, -2 पे कट किया है, +1 पे कट किया है और +4 पे कट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स ही इसके जीरोज की तरह कंसीडर किए जाएंगे। इट मींस अगर हम जीरोज की बात करें तो जीरोज क्या होंगे बेटा? -5, -2, +1, +4। ठीक है, बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करे उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज, और जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कट कर रहा है उन पॉइंट्स पर लिखी हुई वैल्यू को हम एज अ जीरो कंसीडर कर लेंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। भैया किसी दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोज को किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे? जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा, या फिर हम लोग बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड भी होता है जिसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं बेटा, बट शायद वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए मैंने यहां पर उसे नहीं लिखा हुआ है। तो या तो मिड टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके उसे फैक्टराइज करके बेटा आप पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, ठीक है, a³ + b³, a³ - b³, ठीक है, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। तो बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, उन सभी आइडेंटिटीज का यूज करके भी आप किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हुए। ठीक, अब बेटा कभी कभी क्या होगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा p ऑफ x की फॉर्म में, आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा p ऑफ x की फॉर्म में, और आपसे कहा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तब उस कंडीशन में आप a² + b, α² + β² की वैल्यू फाइंड आउट करो, α³ + β³ की वैल्यू फाइंड आउट करो, अल्फा की पावर + बीटा की पावर की वैल्यू फाइंड आउट करो, अल्फा की पावर 8 + बीटा की पावर 8 की वैल्यू फाइंड आउट करो। भैया ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को भी डेफिनेटली पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया और आपसे कहा गया कि यदि इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो उस कंडीशन में आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे आपने पढ़ रखा होगा, मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे वैसे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करने में, या राइट हैंड साइड के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करने पर ये पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा और इनकी वैल्यू को इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसका आता है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक, अब बेटा बात करते हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं मैं उस अप्रोच से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। सर ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? अरे भैया इसमें सिर्फ इतना बताया गया है, ये डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ इतना कहती है कि अगर कोई दो पॉलिनोमियल p ऑफ x और g ऑफ x हैं, अगर कोई दो पॉलिनोमियल p ऑफ x और g ऑफ x हैं, और अगर g ऑफ x इस p ऑफ x को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, अगर g ऑफ x इस p ऑफ x को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो p ऑफ x की वैल्यू होगी वो g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x के बराबर होगी। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा रहा होगा, जब आप डिवीजन की प्रोसेस करते रहे होगे तो वहां आपको ये फॉर्मूला देखने को मिला होगा। आप फॉर्मूला पढ़ते रहे होगे, डिविडेंड इक्वल्स डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में यहां पर ये जो एल्गोरिथम दी हुई है ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में दी गई हुई है। यहां पर डिविडेंड जो होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, क्वोशिएंट जो होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, डिवीजर जो होगा वो भी पॉलिनोमियल होगा, और रिमाइंडर होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो बस इतना बताया गया है कि अगर कोई दो पॉलिनोमियल p ऑफ x और g ऑफ x हैं, और अगर g ऑफ x p ऑफ x को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो तब उस कंडीशन में p ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x के इक्वल होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम p ऑफ x की बात करें तो p ऑफ x को बेटा हम लोग बोलेंगे डिविडेंड, और अगर हम g ऑफ x की बात करें तो g ऑफ x को बेटा डिवीजर कहते हैं, और q ऑफ x को बेटा हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं, और r ऑफ x रिमाइंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। सर ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ इतना कहती है सर कि अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है और उस पॉलिनोमियल को अगर x माइनस a डिवाइड कर रहा है, अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है और उस पॉलिनोमियल को अगर x माइनस a पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तब उस कंडीशन में जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी बेटा वो p ऑफ a के इक्वल होगी। बस इतनी सी बात है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भैया ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और इसको डिवाइड कर रहा है कौन? इसको डिवाइड कर रहा है x माइनस 6। तो इस कंडीशन पे तब उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा? आप रिमाइंडर की वैल्यू निकालिए। तो रिमाइंडर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ p ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी होगी। जो p ऑफ 6 की वैल्यू आएगी वही क्या, वही किसके इक्वल हो जाएगा? वही बेटा रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा। सिंपली हमें बस इतना सा काम करना है और रिमाइंडर हमें इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे मान लीजिए कह दिया गया कि भैया एक पॉलिनोमियल है p ऑफ, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उस पॉलिनोमियल p ऑफ x को बेटा क्या x प्लस 8 क्या डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से, तब उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा? तो उस कंडीशन में रिमाइंडर निकालने के लिए मैं p ऑफ माइनस 8 की वैल्यू निकालूंगा। जो भी p ऑफ माइनस 8 की वैल्यू आएगी वही बेटा रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगी। आई थिंक आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है। यही बेटा रिमाइंडर थ्योरम में बताया गया था। ठीक, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बेटा आगे बात करते हैं। क्या आगे बात करते हैं बेटा फैक्टर थ्योरम की। सर ये फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम में सिर्फ इतना बताया गया है कि x माइनस a किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब p ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ व्हेन p ऑफ a इक्वल्स 0। बस यही फैक्टर थ्योरम कहती है कि भैया अगर x माइनस a कोई आपको प्रोवाइड किया गया है, कोई एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड की गई है और उसे आप इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर कहना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है तो उस कंडीशन में p ऑफ a क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। और अगर p ऑफ a 0 के इक्वल है तो उस कंडीशन में बेटा x माइनस a क्या होगा? फैक्टर होगा उस दिए हुए पॉलिनोमियल का। आई थिंक ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये पॉलिनोमियल के वो मेजर टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन बेटा ग्राफ के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिग्री भी पूछ ली जाती है आपसे। ठीक, इसके बाद बेटा फैक्टर थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिमाइंडर थ्योरम से पूछा जा सकता है, डिवीजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिग्री पूछी जाती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, एक पॉलिनोमियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया और कहा गया कि इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज हैं। तो उस कंडीशन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो ये सारी चीजें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाहर पॉलिनोमियल में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यही वो मेजर कॉन्सेप्ट थे, यही वो मेजर टॉपिक्स थे जहां से पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल एग्जाम में। ये एक वन शॉट रिवीजन था जो मैंने 15 to 20 मिनट्स में कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करने का प्रयास करिएगा। मैं डेफिनेटली पूरा प्रयास करूंगा कि आपको आपके कमेंट्स का या फिर आपके मैसेजेस का टाइमली रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बेटा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।